हेलो एवरीवन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपने पढ़ लिया था कि कार्डियक साइकिल कितने टाइम का होता है, कौन कौन से इवेंट होते हैं, जैसे कि आपने उसमें ज्वाइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल, एट्रियल डायस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर डायस्टोल, ये सारी बातें आपने पढ़ ली थी। और उसी में आपने पढ़ा था हार्ट साउंड, फर्स्ट हार्ट साउंड और सेकेंड हार्ट साउंड, ठीक है ना। उसमें हमने आपको बताया था ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम भी आपने उसी लेक्चर में पढ़ा है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके बताया था कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड आता है, जिसमें आपने हार्ट के बारे में पढ़ा था, हार्ट की मसल्स के बारे में पढ़ा था। हार्ट की मसल्स में आपने पढ़ा था कि हार्ट की जो मसल्स है उन्हें कार्डियक मसल बोलते हैं। कुछ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल जिन्हें हम नोडल टिश्यू या नोडल मस्कुलेचर बोलते हैं, और उस नोडल मस्कुलेचर का एक पैच, एक टुकड़ा राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर पाया जाता है, जिसे आपने एसे नोड बोला था, जो कि हार्ट बीट को जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट। ये बात आपने पढ़ी थी। वहां से इंटरनोडल फाइबर्स के थ्रू आगे बढ़ती इंपल्स एवी नोड को आती है, एवी नोड से एवी बंडल मतलब बंडल ऑफ हिस को जाती है, और वहां से परकिंजे फाइबर्स को जाती है। तो ये पाथ ऑफ इंपल्स भी पूछता है, और ये जो इंपल्स है, ये जो एक्शन पोटेंशियल है, ये पूरे हार्ट में अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है। तो अगर हम लोग उसी की बात कर लें थोड़ा सा, कि ये पाथ ऑफ इंपल्स, इंपल्स का मतलब जिसे हम हार्ट बीट या एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं, जो ऐसे नोड से जनरेट होके कहां तक जाती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पूछता है ऐसे नोड से एवी नोड, एवी नोड से एवी बंडल, और एवी बंडल जो है वो डिवाइड हो जाती है लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल में। उसके पहले हम लोग बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद परकिंजे फाइबर। तो कई बार ये पूछता है परकिंजे फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकल फैला हुआ है, तो ये इंपल्स को यहां तक पहुंचा देता है। ये आपने पढ़ा था। तो चलिए आज के इस लेक्चर में उसके आगे हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे, तो वो आप इतना याद रखेंगे। उसी के आगे हम लोग आज बात करेंगे। हेडिंग है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जिसे आप शॉर्ट में ईसीजी बोलते हैं, ईसीजी। अब आपने नाम दो सुना होगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये दोनों क्या हैं, ईसीजी बताती क्या है। तो सबसे पहले ये हम बात करें कि जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है, ये एक मशीन है। इस मशीन से हम लोग ईसीजी करते हैं, जिस मशीन से हम लोग ईसीजी करते हैं उस मशीन का नाम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। ईसीजी के दौरान कुछ वेव्स बनती हैं, कुछ ग्राफ एक बनता है, उस ग्राफ को हम लोग इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोलते हैं। तो ऐसे याद करिए कि जो ग्राफ दिखता है वो एक्चुअली ग्राफ नहीं, वो ग्राम है, और जो मशीन है उसका नाम ग्राफ है। तो एक नॉर्मल ईसीजी करने के लिए, तो ये कहते हैं कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं, हॉस्पिटल के टेलीविजन्स में आपको देखने को मिलेगा, हॉस्पिटल टेलीविजन का मतलब जो ईसीजी करी जाती है, ईसीजी का जो मॉनिटर होता है, उस पर आपको कुछ वेव्स दिखेंगी, कुछ आवाज आती है इस तरह की, ऐसे पिप पिप की आवाज आती है, ऐसे आती रहती है। आप मूवीज देखते हैं, पिक्चर में आप देखते हैं, और अगर ये पी की बड़ी सी साउंड आए तो आप समझ जाते हैं कि इनकी कहानी खत्म है।
ठीक है, तो आइए ये साउंड्स क्या बताते हैं, मतलब ये जो वेव्स आती हैं ये क्या बताती हैं। तो एक नॉर्मल ईसीजी करने के लिए और स्टैंडर्ड ईसीजी, स्टैंडर्ड का मतलब है नॉर्मल, आप ये नहीं समझेंगे बहुत स्टैंडर्ड वाला। तो फॉर स्टैंडर्ड ईसीजी, नॉर्मल ईसीजी करने के लिए बॉडी में 3 लीड लगाई जाती हैं। कितनी लीड? 3 लीड्स, 3 लीड्स अटैच्ड बॉडी, ऑन बॉडी, बॉडी पर कितनी लीड्स? 3 लीड लगाई जाती हैं। इन 3 लीड में से 1 ऑन ईच रिस्ट, 1 ऑन ईच रिस्ट, मतलब कि एक जो है वो इस कलाई पर और एक लीड जो है वो इस कलाई पर लगाई जाएंगी। 1 ऑन ईच रिस्ट, एक एक कलाइयों पर, एंड 1 ऑन लेफ्ट एंकल। यहां पर ईच एंकल नहीं बोला, यहां पर खाली एक एंकल बोला, लेफ्ट एंकल पर लगाया जाता है, लेफ्ट एंकल पर लगाया जाता है, और एक एक कहां लगाई जाती है? दोनों कलाइयों पर लगाई जाती है। लेकिन अगर डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना हो, और डिटेल्ड इवैल्यूएशन और डिटेल्ड इवैल्यूएशन multiple leads are also attached on chest region, multiple leads are also attached on chest region। ढेर सारी लीड्स आपने देखा होगा मूवीज में, आप पिक्चर में देखते हैं, यहाँ 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 ढेर सारी लीड्स लगाई गई होती हैं, क्योंकि वहां पर उनको दिखाना होता है मूवीज में ताकि पता चले कि ईसीजी हो रहा है, इसलिए वो डिटेल्ड इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, आपको दिखाया जाता है, तो आप देखते हैं। तो नॉर्मल ईसीजी करने के लिए, कि स्टैंडर्ड ईसीजी करने के लिए 3 लीड बॉडी में लगाई जाएंगी, एक एक कलाइयों पर 1, 2 हो गई, और एक लेफ्ट एंकल पर 3, ठीक है। और अगर डिटेल्ड इवैल्यूएशन करना हो तो उसके साथ साथ मल्टीपल लीड्स आर आल्सो अटैच्ड ऑन द चेस्ट रीजन, चेस्ट रीजन पर भी ढेर सारी लीड्स लगाई जाती हैं। चलिए और आगे बात करते हैं। तो ये जो ईसीजी हो रही है, ईसीजी करने के लिए एक ग्राफ आता है, तो उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ईसीजी में, ईसीजी एक्चुअली बताता क्या है? ये बताता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोल और डायस्टोल सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हार्ट जो है ब्लड को सही से पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट को बताता है। तो ये भी जान जाइए कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है ये मशीन है जिसे ईसीजी किया जाएगा, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो ग्राफ आता है, जो ग्राफ आता है उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जो मशीन है उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है। चलिए और आगे बात करते हैं। इसमें कौन कौन से कुछ वेव्स बनती हैं, कौन सी वेव बनती हैं, कुछ टर्म यहां पर यूज किए जाएंगे। कौन से टर्म यूज किए जाएंगे? देखिए यहां पर
कॉन्ट्रैक्शन के लिए, चाहे वो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो चाहे वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन के लिए एक टर्म यूज किया जाएगा डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन। और रिलैक्सेशन के लिए टर्म यूज किया जाएगा रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन। तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए डीपोलराइजेशन, रिलैक्सेशन के लिए रीपोलराइजेशन, जिसे आपने सिस्टोल और डायस्टोल के नाम से पहले पढ़ा है कार्डियक साइकिल में। ये सिस्टोल था और ये डायस्टोल था। आइए जरा उस ग्राफ को देखते हैं कि ग्राफ आता कैसा है। ये ईसीजी का ग्राफ है। जो आपको पढ़ना है आपके लेवल पर वो इतना ही पढ़ना है। ईसीजी का ये ग्राफ है। ये जो लाइन दिख रही है ये बेस लाइन दिख रही है, बेस लाइन। इसके ऊपर की जो वेव्स आती हैं उन्हें हम पॉजिटिव वेव बोलते हैं। इसके नीचे की जो वेव्स आती हैं उन्हें हम नेगेटिव वेव बोलते हैं। यहाँ पर कुछ वेव्स हैं जैसे ये पी वेव, ये है क्यू आर एस, इन्हें एक साथ बोलते हैं क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। और ये है टी वेव। तो वेव कौन कौन सी आ रही हैं? पी, क्यू आर एस और टी वेव्स। ये बताती क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट का मतलब क्या है कि भाई एट्रियम या वेंट्रिकल मतलब हार्ट के जो चैम्बर्स उनका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कैसे हो रहा है। तो आइए बात करते हैं पी वेव की। पी वेव की बात करते हैं। पी वेव बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। एट्रियम सिंगुलर है, एट्रिया प्लूरल है, मतलब दोनों एट्रिया की बात कर रहे हैं। और पी के बाद क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का मतलब क्यू आर एस एक साथ, ये बताते हैं डीपोलराइजेशन ऑफ। डीपोलराइजेशन का मतलब ये आपको बताया था कॉन्ट्रैक्शन। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। टी वेव जो है टी वेव बताती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो भाई इसके पहले आपने पढ़ा है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल में आपने पढ़ा था एट्रियम और वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन। एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन। लेकिन यहां पर आपने क्या देखा? ईसीजी का जो ग्राफ आ रहा है यहां पर आपने ये देखा कि एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन मींस डीपोलराइजेशन तो पता चल रहा है लेकिन उसका रीपोलराइजेशन पता नहीं चल रहा है ईसीजी के ग्राफ से। वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रीपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन दोनों दिख रहा है। तो कई बार आपसे पूछ लेगा ईसीजी के ग्राफ में क्या नहीं बताता। ये जो नॉर्मल ग्राफ बनता है हम इसकी बात कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्शन जो है ना, क्यू वेव की जो बिगिनिंग है यहां से स्टार्ट होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन और फिर ये टी वेव जो है ये बताता है एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब कि वेंट्रिकल का सिस्टोल यहां पर खत्म हो चुका है, रिलैक्स हो चुका है। बात समझ गए ना? ये भी याद रखेंगे एंड ऑफ टी वेव। एंड ऑफ टी वेव यहां पर एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट
एंड ऑफ सिस्टोल, एंड ऑफ सिस्टोल, ठीक है। एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल, क्योंकि बता किसको रहा है टी वेव, रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो भैया रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल का मतलब क्या है, टी वेव का जो एंड, यहां पर कॉन्ट्रैक्शन खत्म तो रिलैक्सेशन शुरू। मतलब किसका किसका सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल मतलब वेंट्रिकल का सिस्टोल, ये कंडीशन खत्म, अब डायस्टोल हो गया, मतलब रिलैक्स हो गया वो। तो एंड ऑफ टी वेव रिप्रेजेंट एंड ऑफ सिस्टोल, मतलब सिस्टोल खत्म डायस्टोल शुरू। तो वैसे आपसे बोलो टी वेव तो बोलो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल को ही बताता है। अगर इससे कोई डेविएशन आया, इससे कोई चेंज आया इन वेव्स से, इसमें कोई चेंज आया, इसका मतलब कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है। एनी डेविएशन फ्रॉम इट रिप्रेजेंट एनी डिसऑर्डर, कोई डिसऑर्डर हो सकता है, कोई दिक्कत हो सकती है। इतनी सी कहानी आपको पढ़ना है किसमें, ईसीजी में। तो आप जान जाइए जो ईसीजी, अब आप देखते रहते हैं भाई, आप मूवीज देखते हैं, ये ग्राफ आपको आप देखते हैं कि अगर कुछ वेव्स ऐसे ऊपर नीचे लाइनें चल रही हैं तो इन ऊपर नीचे लाइनों से इसका मतलब ये है कि सब कुछ सही है। जैसे ही ये लाइन आप देखते रहते हैं, इस तरह का ग्राफ बन रहा है, आप देखते रहते हैं, जैसे ही लाइन ऐसे आई तो आपको लगता है अरे बाप रे ये तो गया। आप भी जानते हैं मतलब ये लाइन सीधी तो कहानी खत्म। यहां से आप सीखिए कि जीवन में भी उतार चढ़ाव जो आ रहे हैं वो आते रहेंगे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये चलता रहेगा। हमारे हार्ट की एक्टिविटी में देखिए, कभी ग्राफ नीचे कभी ऊपर, कुछ वेव्स नीचे कुछ वेव्स ऊपर, और अगर ये बराबर हो गया फिर जब कहानी खत्म। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जरूरी है आते रहेंगे, हम चलते रहेंगे। ऐसे ही आप ब्रेन में पढ़ेंगे सल्कस और गाइरस, इस तरह से आप ब्रेन पढ़ते हैं ना, इस तरह से आप पढ़ते हैं ये, तो ब्रेन में पढ़ाएंगे सल्कस और गाइरस, डिप्रेशन और प्रोजेक्शन। कहीं पर ये नीचे जाएगा, कहीं पर ये ऊपर जाएगा, इसे डिप्रेशन बोलेंगे, इसे प्रोजेक्शन बोलेंगे। ये अंदर धंसा हुआ ये उभार है, कभी नीचे कभी ऊपर। जितना ज्यादा ये प्रोजेक्शन, ये सल्कस और गाइरस होते हैं, उतना ज्यादा हमारा ब्रेन इंटेलिजेंट होता है। मतलब भैया जिसके लाइफ में जितने ज्यादा उतार चढ़ाव, आप देखते हैं ना किसी को, कोई आदमी बहुत सक्सेस है, बहुत कामयाब है, तो बहुत सक्सेस बहुत कामयाब होने के पीछे उसके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए होंगे, और उन सारे उतार चढ़ाव को उसने झेला है, उसने बर्दाश्त किया है। ऐसे ही किसी की जिंदगी स्मूथली नहीं चलती चली जाती कि कोई बहुत आराम से कोई काम कर रहा है, सक्सेस होता चला गया, आगे बढ़ता चला गया, उसके जीवन में कभी उतार चढ़ाव आए ही नहीं। आए हैं लेकिन वो उतार चढ़ाव आपने नहीं देखे हैं, आप उसके सिर्फ सक्सेस के देख रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत लकी है। लकी नहीं है, उसने बहुत सारे उतार चढ़ाव को देखे हैं। जब उसके उतार चढ़ाव का समय था तो उसको कोई फोकस नहीं कर रहा था, उसको कोई देख नहीं रहा था, ये तो ऐसे ही काम करता रहता है, ये कुछ ना कुछ करता रहता है, बेकार है, लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन वही आदमी इन सारे उतार चढ़ाव के बाद जब कामयाब होता है, तब लोग उसके कामयाबी को देखते हैं। तो उसके पहले के जो स्टेप्स हैं, ये वाले ये सारे उतार चढ़ाव, वो जब आप झेलेंगे तो जितना ज्यादा जिंदगी में उतार चढ़ाव आता है, आदमी उतना ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाता है, उतना ज्यादा उसके अंदर झेलने की, टॉलरेट करने की कैपेसिटी बढ़ती है, वो धीरे धीरे आदमी कामयाबी की तरफ बढ़ता है। तो अगर आपकी जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है तो आपको उससे घबराने की जरूरत नहीं है। कोई तकलीफ कोई दुख आता है तो उससे आपके अंदर लड़ने की क्षमता डेवलप होती है, आपके अंदर आप उससे कैसे बचे, आप ये सब सीखते हैं। जितनी तरह की तकलीफें आपके पास आएंगी, आप धीरे धीरे उनसे बचने का तरीका आप सीख जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा किसी भी तरह की तकलीफ आपको आएगी भी तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसके पहले आप इतना झेल चुके हैं कि उन सबको झेलने का तरीका आपको, सलीका पता है, कैसे इनसे हम बचेंगे, कैसे इनसे ओवरकम होंगे, कैसे इनसे बचेंगे, हम निकलेंगे कैसे, वो सारा तरीका आपको आ जाता है। तो सोचिए, यहां से हमको अपने जीवन की सीख मिलती है, हमारे बॉडी पार्ट से। यहां पर उतार चढ़ाव है तो ठीक है, हार्ट सही चल रहा है, ब्रेन में उतार चढ़ाव है, सल्कस और गाइरस हैं तो ठीक चल रहा है, अच्छा इंटेलिजेंट है। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं हम लोग। ये कहानी किसकी है, ये इतनी कहानी आपको ईसीजी के बारे में पढ़ना है।
तो ध्यान से सुन लीजिए ये ईसीजी क्या है, ठीक है ना। ये ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ये मशीन का नाम है। ईसीजी करते समय, जिस मशीन से हम ईसीजी करते समय, मशीन का नाम ईसीजी है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ है। एक नॉर्मल ईसीजी करने के लिए हमारी बॉडी में 3 लीड लगाए जाते हैं, एक एक लेफ्ट एंकल, लेफ्ट और राइट रिस्ट पर लगाया जाता है और एक लेफ्ट एंकल पर लगाया जाता है। और डिटेल इवेल्युएशन करना है तो ढेर सारी लीड हमारे चेस्ट रीजन पर भी लगाए जाते हैं, ठीक है। ईसीजी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट को बताता है कि हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन सही है या नहीं है। ये आपको कॉन्ट्रैक्शन का मतलब डीपोलराइजेशन मतलब बताया था सिस्टोल, और रिपोलराइजेशन मतलब डायस्टोल। और उसके बाद ये आपको पता चल गया वेव्स। इसके बाद एक हेडिंग है डबल सर्कुलेशन। इसके बाद एक हेडिंग है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन याद करिए, आपको सिंगल सर्कुलेशन फिशेस में और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बताया है, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में। हालांकि रेप्टाइल्स का कुछ एक्सेप्शन भी आपने पढ़ा है, जैसे क्रोकोडाइल, एलिगेटर, गेवियलिस। आइए जरा आगे बात करते हैं डबल सर्कुलेशन। ईसीजी बताते समय आपको हमने ये बताया है ये है हमारा हार्ट, ठीक है। ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट के आपने 4 चैम्बर भी पढ़े हैं, 2 अपर एट्रियम और 2 लोअर वेंट्रिकल। इसमें आपने ये पढ़ा है लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इनके बीच वॉल्व पाया जाता है, यहां पर ट्राइकस्पिड वॉल्व और यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व। ये सब आपने पढ़ा है। ये यहां पर बॉडी टिश्यूज है, तो बॉडी टिश्यूज को हम हमेशा बॉडी ही लिखते हैं, मतलब बॉडी के पार्ट्स हैं। और यहां पर आपका ये लंग्स, लंग्स है। आपको ये पता है कि बॉडी टिश्यूज से जब भी ब्लड निकलता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। यहां पर ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है और ऑक्सीजन कंज्यूम की जाती है और CO2 रिलीज होता है। तो वो CO2 रिच ब्लड यहां से जाता है कहां पर, आपको पता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में किसके थ्रू जाता है, इसका नाम भी आपको पता है, वेना कैवा। और राइट वेंट्रिकल से वो कहां चला जाता है, लंग्स में। यहां पर वॉल्व आपने पढ़ा था सेमिल्यूनर वॉल्व। कौन सा वॉल्व पढ़ा, सेमिल्यूनर वॉल्व। और फिर लंग्स में क्या होता है, यहां पर CO2 को बाहर किया जाता है और O2 को अंदर किया जाता है। CO2 को बाहर किया जाता है और O2 को अंदर किया जाता है, मतलब यहां पर ऑक्सीजनेशन होता है। यहां पर ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन, जिसे हम प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड बोलते हैं। CO2 रिच ब्लड इधर से गया था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर से अब ऑक्सीजन रिच ब्लड आएगा। ऑक्सीजन रिच ब्लड ये आएगा यहां पर, और फिर यहां से ये ऑक्सीजन रिच ब्लड इधर चला गया। यहां पर भी आपने वॉल्व पढ़ा था, सेमिल्यूनर वॉल्व, जिसके थ्रू जाएगा। इनका नाम जरा देखिए, आपने पढ़ा था ये वेना कैवा। इंफीरियर और सुपीरियर वेना कैवा, हार्ट के लोअर वाले रीजन से जो वेना कैवा आएगी वो इंफीरियर वेना कैवा, और ऊपर वाले रीजन से सुपीरियर वेना कैवा। और ये जाएगा यहां पर पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, यहां पर कौन सा ब्लड है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। वेना कैवा में कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड।
पहले भी आपको बताया इसके पहले के लेक्चर में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब है CO2 रिच ब्लड, जिसमें CO2 ज्यादा है, और यही ब्लड बॉडी से राइट एट्रियम टू ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल टू चला गया, कहां पर, लंग्स में, यहां पर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब वही CO2 रिच ब्लड, CO2 रिच ब्लड, क्योंकि बॉडी टिश्यूज में ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया है, ऑक्सीजन कंज्यूम किया गया और CO2 प्रोड्यूस हुई है, तो CO2 रिच ब्लड को क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसी को इम्प्योर ब्लड भी बोलते हैं। अब यहां से CO2 ज्यादा था, लंग्स में CO2 चला गया बाहर, O2 चली आई अंदर, प्रोसेस का नाम ऑक्सीजनेशन या प्योरिफिकेशन ऑफ द ब्लड। लंग्स से ये आएगा, ये पल्मोनरी वेन के थ्रू, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा है। ये O2 रिच ब्लड है, O2 रिच ब्लड है। लेफ्ट एट्रियम में आया, बाइकस्पिड से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, सेमिलर वॉल्व के थ्रू ये एओर्टा से, एओर्टा के थ्रू ये चला गया बॉडी में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पर। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब O2 रिच ब्लड है, O2 रिच ब्लड है, ठीक है। तो इधर से ये देखो, यहां पर हार्ट में, हार्ट के दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, ये राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, और ये चला गया लंग्स में। इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल, चला जाता है बॉडी में। दो टाइप के ब्लड सर्कुलेट हो रहे हैं हार्ट में एट द सेम टाइम, लेफ्ट साइड, राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहीं पर दोनों ब्लड की कोई मिक्सिंग नहीं हो रही है। टू टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेट in the heart at the same time without any mixing, it is called double circulation। इसे क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन, कहीं पर कोई मिक्सिंग नहीं होने पाई। ऐसा ही आपने पढ़ा था इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में, यहां तक तो कंप्लीट हुआ था, लेकिन सिंगल वेंट्रिकल होने के नाते दोनों आंख यहां पर मिक्स हो गए थे। तो आइए जरा डबल सर्कुलेशन में कौन कौन से सर्कुलेशन, इनको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या होते हैं सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन, आइए आपको बताते हैं। सिस्टमिक और पल्मोनरी सर्कुलेशन इसलिए बोला, याद रखिएगा, इसी के बाद हेडिंग हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। सिस्टमिक सर्कुलेशन जहां पर सिस्टम से काम हो, तो सिस्टम क्या है, जितनी भी आर्टरीज होती हैं, सभी आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। देखिए आर्टरी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए, लेकिन ये पल्मोनरी आर्टरी यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रही है, और सभी वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। देख लीजिए यहां पर पल्मोनरी वेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, जबकि वेन्स क्या ले जाती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये एक्सेप्शन में है। आर्टरी में प्योर ब्लड जाना चाहिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो सिस्टम से काम हो रहा है। आइए जरा यहां पर देखते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा जो है एक लार्जेस्ट आर्टरी है, एओर्टा जो है ये एक लार्जेस्ट आर्टरी है, लार्जेस्ट आर्टरी है, और जो वेना कैवा है ये एक लार्जेस्ट वेन है। ये एक लार्जेस्ट वेन है। तो देखिए यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में जाना चाहिए, बिल्कुल ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में, लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू कहां गया, बॉडी में। अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्टरी ब्रेक होती है आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल ब्रेक होती है कैपिलरी में, अभी हम वो पढ़ेंगे। और यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, इसने ऑक्सीजन ले लिया और CO2 प्रोड्यूस करके ब्लड में डाल दिया,
CO2 रिच ब्लड जाएगा, वेन से जाना चाहिए, वेना कैवा एक वेन है, लार्जेस्ट वेन है, ये जा रही है, मतलब काम सिस्टम से हो रहा है। आर्टरी में प्योर ब्लड जाना चाहिए, जा रहा है, वेन में इम्प्योर ब्लड जाना चाहिए, जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी टू राइट एट्रियम, ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है, सिस्टम से काम होता है, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू तक पहुंचाता है, सिस्टमिक सर्कुलेशन, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एट्रियम तक पहुंचाता है, हार्ट तक पहुंचाता है। और फिर यहां पर राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा ट्राइकस्पिड वाल्व के थ्रू। इसलिए कभी कभी सिस्टमिक सर्कुलेशन लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल भी बोल देते हैं। ज्यादातक तो राइट एट्रियम पूछे, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व में यही जाता है, जाना चाहिए। अब राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये आया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जाना चाहिए किसमें, वेन में, जा किसमें रहा है, आर्टरी में। यहां पर प्योरिफिकेशन के बाद जाना चाहिए प्योर ब्लड आर्टरी में, जा किसमें रहा है, वेन में। तो यहां से लेकर यहां तक राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम सिस्टम से काम नहीं हो रहा है, लंग्स से रिलेटेड है। लंग्स के लिए पल्मोनरी टर्म हम लोगों ने पढ़ा है, इसलिए इस सर्कुलेशन का नाम पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स एंड लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। ये क्या काम कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर फ्रॉम हार्ट टू लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट एट्रियम। तो दो टाइप का सर्कुलेशन है, नाम क्या दिया इनको, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये जो डबल सर्कुलेशन है, ये जो डबल सर्कुलेशन है, डबल सर्कुलेशन दो टाइप का है, सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। सिस्टमिक एंड पल्मोनरी। दो तरह का सर्कुलेशन है, सिस्टमिक सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन ये कहां से कहां तक होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम, और ये होगा राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम। आइए मिला लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल टू मतलब जहां पर सिस्टम से काम हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल टू, फिर से समझा देता हूं, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, ये इधर से आया है, आर्टरी में जाना चाहिए, एओर्टा एक लार्जेस्ट आर्टरी है, यहां पर जा रहा है ये बॉडी में, यहां से निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन में जाना चाहिए, वेन में जा रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम सिस्टमिक सर्कुलेशन, देख लीजिए, लेफ्ट वेंट्रिकल टू राइट एट्रियम सिस्टमिक सर्कुलेशन के बाद फिर यहां से राइट वेंट्रिकल से लेकर लेफ्ट एट्रियम तक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो देख लो भाई, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एट्रियम कैसा है, पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब ये सिस्टमिक सर्कुलेशन कर क्या रहा है, फिर से देख लो भाई, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड न्यूट्रिएंट्स लेके जाएगा कहां पर, बॉडी तक, और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां तक लेके जाएगा, राइट एट्रियम तक। ये सिस्टमिक सर्कुलेशन है। भाई जरा लिखते हैं, सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या करेगा, सिस्टमिक सर्कुलेशन, सिस्टमिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स तो लेके जा ही रहा है ना भाई, टू कहां से बोलो, ये बता दिया है, टू बॉडी टिश्यूज एंड CO2 फ्रॉम बॉडी टू, अभी हम लोग गैस की बात करें तो अब ऑक्सीजन याद रखो, बॉडी टू कहां ले जाएगा, ये राइट एट्रियम,
राइट वेंट्रिकल। कहां से कहां तक ले जाएगा, ये ऊपर लिखा हुआ है। पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्ट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू किसको ले जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। अभी आपको पता है, ये आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कहां से कहां तक जाते हैं। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड कौन कहां से ट्रांसफर हो रहा है, कहां पर डिलीवर हो रहा है, ये आपको दिख रहा है दोनों टाइप के सर्कुलेशन में, सिस्टमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन में। सिस्टमिक सर्कुलेशन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हम बोल सकते हैं आप इनकी जगह। चलिए आगे की बात करते हैं। ये इतना है डबल सर्कुलेशन। हमारी बॉडी में और कुछ स्पेशल टाइप के सर्कुलेशन पाए जाते हैं जिसे हम पोर्टल सिस्टम बोलते हैं। एक पोर्टल सिस्टम है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम क्या होता है, किसी भी, याद रखिए, किसी भी ऑर्गन से, किसी भी टिश्यूज से जो ब्लड निकलता है वो वेनस सिस्टम के थ्रू जाता है कहां पर, हार्ट में। अभी आपने पढ़ा, और फिर हार्ट से लंग्स में प्योरिफिकेशन के बाद वापस हार्ट में आता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऑर्गन्स से जो ब्लड निकलता है वो डायरेक्ट हार्ट को ना जाके किसी दूसरे ऑर्गन को जाता है पहले। जैसे हिपैटिक, हिपर टर्म बोलते हैं लिवर के लिए, इसके लिए लिवर के लिए। तो देखो भाई, जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कभी ऐसे देता है, कभी कभी सिर्फ इंटेस्टाइन लिख देगा, कभी कभी सिर्फ इंटेस्टाइन लिख देगा। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। यहां से ब्लड निकलेगा, जाना चाहिए सीधा हार्ट को, लेकिन अभी ये जा रहा है लीवर को। कहां जा रहा है, लीवर को। और फिर लीवर से ये आएगा कहां पर, फिर ये लीवर से आएगा हार्ट को। तो इनका नाम क्या है जिसके थ्रू ये आएगा, इसका नाम है हिपैटिक पोर्टल वेन। और फिर हिपैटिक वेन के थ्रू ये तो सही जा रहा है, लीवर से हार्ट को जाना चाहिए, जा रहा है, हिपैटिक वेन के थ्रू चला गया हार्ट को। इस तरह का सर्कुलेशन कहलाता है हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या सर्कुलेशन। एक होता है रीनल पोर्टल सिस्टम, वो एम्फीबियंस में पाया जाता है। वो लोअर रीजन ऑफ द बॉडी, लोअर लिम्स से ब्लड निकल के जाता है कहां पर, किडनी को, और किडनी से फिर जाता है हार्ट को। तो किडनी के लिए टर्म यूज करते हैं रीनल, तो वहां पर बोला रीनल पोर्टल सिस्टम। एक और होता है कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन, कोरोनरी सर्कुलेशन क्या है, कोरोनरी जो है, अभी हम लोग ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स। कोरोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट, हार्ट को ब्लड जाना और हार्ट से ब्लड आना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, ये सबको जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो हार्ट को भी तो जाना चाहिए ना, ये पंप कर रहा है, इसकी मसल्स को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट। आर्टीरियल सिस्टम के थ्रू हार्ट को जाएगा,
और वेनस सिस्टम के थ्रू वापस आ जाएगा, तो इसे बोलेंगे कोरोनरी सर्कुलेशन। एक और होता है हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। जब आपको केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन हार्मोन पढ़ाएंगे, हाइपोथैलेमस से निकल के हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी को जाते हैं, पोर्टल सिस्टम वहां पर पढ़ेंगे, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम। तो ये आपका डबल सर्कुलेशन और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेशन, ये कुछ स्पेशल टाइप के कनेक्शन है। आगे और इसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स। जरा बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। ब्लड वेसल्स की बात करेंगे। ब्लड वेसल्स में हम लोग 3 टाइप की ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी। आइए जरा देखते हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज में। आर्टरी जो है ना, ये डीपेस्ट होती हैं। ये जो आर्टरी होती है ब्लड वेसल्स, ये डीपेस्ट होती हैं, और जो वेन्स होती है ना, वो सुपरफिशियल होती है। जो आपको ऊपर ये नसें दिख रही है ना, वेन्स हैं, और आर्टरी जो है वो डीप होती है, अंदर होती है। आइए जरा बात करते हैं इनकी कैसी होती हैं आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, फिर इनके बारे में और थोड़ी सी बातें लिखेंगे। देखिए कुछ इस तरह से, ठीक है। ये है आर्टरी, देखिए ये है आर्टरी, और ये है वेन्स, देखिए जरा इस तरह से भाई हम लोग पढ़ रहे हैं आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। क्या डिफरेंस अभी आपको हम बताते हैं। देखिए
यहां पर 3-3 लेयर पाई जाती हैं। इनमें कितनी लेयर? 3 लेयर पाई जाती हैं। जैसे देखिए, लेयर्स का नाम है, मैं लिखता हूं, इसका नाम है, सबसे बाहर वाली इसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और यहां पर भी है ट्यूनिका एक्सटर्ना, आर्टी और वेन दोनों जगह पर। और यहां पर है ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, यहां पर भी है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया, यहां पर ये तीसरी लेयर जो है ये है ट्यूनिका इनशिमा, दोनों जगह पर है ट्यूनिका इनशिमा। इनशिमा मतलब इंटरना, ट्यूनिका इंटरना या ट्यूनिका इनशिमा बोलते हैं। आर्टरीज और वेन्स दोनों जगह पर। ये अंदर जो है ये है ल्यूमेन, ल्यूमेन, ये भी है ल्यूमेन। दोनों में अंतर क्या दिख रहा है? यहां पर जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिक है, और यहां पर जो ट्यूनिका मीडिया है वो थिन है। यहां पर ट्यूनिका मीडिया थिक है और यहां पर ट्यूनिका मीडिया थिन है, जिसकी वजह से आर्टरी का ल्यूमेन कम है और वेन का ल्यूमेन ज्यादा है। एक ये भी कारण होता है, आर्टरीज में ब्लड प्रेशर ज्यादा और वेन्स में ब्लड प्रेशर कम होता है। इसका ल्यूमेन कम और इसका ल्यूमेन ज्यादा होता है। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें ल्यूमेन की, अगर हम लोग यहां पर बात करें ल्यूमेन की, तो ल्यूमेन जो है वेन में ज्यादा और आर्टरी में कम होता है, आर्टरी में कम होता है। यहां पर सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है, यहां पर सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है, इंडोथीलियम। यहां पर सिर्फ एक ही लेयर पाई जाती है, कौन सी? इंडोथीलियम, इंडोथीलियम। ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स हैं, कौन कौन सी? आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। तो याद रखोगे यहां पर क्या अंतर है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इनशिमा, आर्टरी और वेन दोनों में है, लेकिन आर्टरी में ट्यूनिका मीडिया थिक है, जिससे इसका जो ल्यूमेन है वो कम है, नैरो है, और इसका जो है मीडिया जो है वो थिन है, पतला है, इसलिए इसका ल्यूमेन जो है वो ज्यादा है। बाकी सब कुछ सेम है इन दोनों में। अब इधर हम आर्टरी और वेन की बात करते हैं, तो याद रखिएगा जितनी भी आर्टरीज हैं, आर्टरीज जो हैं ये डीपेस्ट होती हैं, डीपेस्ट होती हैं। जो वेन्स होती हैं, वेन्स जो हैं वो सुपरफिशियल होती हैं। वेन जो है वो सुपरफिशियल ऊपर होती हैं। सभी आर्टरीज, और अभी बोला था लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? एओर्टा। लार्जेस्ट वेन कौन है? वेना कैवा। ऑल आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी जो कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड लेके जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसको? लंग्स को। यहां पर ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड
ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी का मतलब ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। आपने पढ़ा है पल्मोनरी वेन जो है वो ले जाता है कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। हार्ट का मतलब लेफ्ट एट्रियम। ये जो आर्टरीज होती हैं ये ट्रांसपोर्ट करती हैं या कैरी करती हैं ट्रांसपोर्ट ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। और ये जो है ना ये ट्रांसपोर्ट करती हैं, ट्रांसपोर्ट ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। जैसे देखिए यहां पर आपने पढ़ा था अभी, यहां पर देखिए आर्टरी है, आर्टरी लार्जेस्ट आर्टरी एओर्टा, ये हार्ट से ब्लड लेके जा रही है दूर। ये देखिए पल्मोनरी आर्टरी है, हार्ट से ब्लड लेके जा रही है दूर लंग्स को। तो आर्टरी जो है ब्लड को कहां ले जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। और जो वेन्स है देखिए ये पल्मोनरी वेन, वेन हार्ट की तरफ लेके आ रही है ब्लड। ये देखिए वेना कैवा लार्जेस्ट वेन है, ये हार्ट की तरफ लेके आ रही है ब्लड। तो हार्ट जो वेन्स होती है वो हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं और जो आर्टरी है वो हार्ट से दूर ब्लड लेके जाती हैं। कुछ आर्टरीज है, ध्यान से सुनिएगा, अलग अलग नाम है आर्टरीज का। जैसे अभी हम ये भी पढ़ने वाले हैं, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो एओर्टा है वो ब्रेक होती है आर्टरी में, आर्टरी ब्रेक होती है आर्टीरियोल में। तो कुछ नाम बता रहे हैं आर्टरी का, जैसे हार्ट को जो ब्लड लेके जाती है आर्टरी का नाम कोरोनरी आर्टरी, और वहां से जो वेन निकलेगी उसी नाम की वेन लेके जाएगी कोरोनरी वेन। लिवर को जैसे जाती है हिपैटिक आर्टरी तो वहां से वेन निकलेगी हिपैटिक वेन। लंग्स को जाएगी पल्मोनरी आर्टरी तो वहां से वेन निकलेगी पल्मोनरी वेन। ब्रेन को लेके जाती है कैरोटिड आर्टरी, लेकिन यहां से वेन निकलती है जुगुलर वेन। डायफ्राम को लेके जाती है फ्रेनिक आर्टरी, किडनी को लेके जाती है रीनल आर्टरी। ये कुछ आर्टरीज है जो अलग अलग ऑर्गन्स को क्या करती हैं, ब्लड लेके जाती हैं। हार्ट से जो निकलेगा वो एओर्टा निकलेगा, एओर्टा ब्रेक होगा किसमें, आर्टरी में, आर्टरी ब्रेक होगी आर्टीरियोल में। आइए जरा दिखाते हैं। ये जो हमारा हार्ट है ना ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर रहा है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके वापस भेज रहा है किसको, लंग्स को। ये बिल्कुल वैसा सिस्टम है हमारी बॉडी में जैसे आपके घरों में पानी आता है सप्लाई का, पानी की टंकी से पानी आता है सप्लाई का, सही पानी आता है, साफ पानी आता है, और उस पानी का आप यूज करके गंदा पानी जो है वो आप बहा देते हैं। तो जो साफ पानी पानी की टंकी से आ रहा है, जो गंदा पानी आपने बहाया वो नाले में चला गया। हमारी बॉडी में साफ पानी देने वाला मतलब ब्लड देने वाला जो पंप करने वाला वो भी हार्ट है, और इम्प्योर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करने वाला वो भी हार्ट है। जैसे आइए देखते हैं। जैसे देखिए ये हार्ट है, हार्ट है, ठीक। हार्ट से जो ब्लड वेसल निकलेगी वो लार्जेस्ट ब्लड वेसल होगी, जो ब्लड लेके जाएगी उसका नाम होगा एओर्टा। कहां से निकलेगी, लेफ्ट वेंट्रिकल से। एओर्टा जो है वो फर्दर ब्रेक हो जाती है आर्टरी में, आर्टरी में ब्रेक हो जाती है। जो आर्टरी है वो फर्दर ब्रेक हो जाती है आर्टीरियोल में। फर्दर किस में ब्रेक हो जाती है, आर्टीरियोल में। और जो आर्टीरियोल है ये ऐसे फर्दर ब्रेक हो जाती है कैपिलरी में। ये भी ऐसे फर्दर डिवाइड हो जाएगा किसमें, कैपिलरी में। और ये जो कैपिलरी हैं ये ब्लड को पहुंचा देती हैं सेल्स तक।
ऐसे सेल्स तक पहुंचा देती हैं। ये सेल्स है। तो देखिए जरा, सबसे ये लार्जेस्ट एओर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी है, और फिर एओर्टा किसमें ब्रेक हुई? आर्टरी में। ये अलग अलग ऑर्गन को जाएगा, जो हमने नाम लिया आर्टरी, ये भी आर्टरी है। ये आर्टरी इधर और इधर आर्टरी में, और ये है आर्टीरियोल। आर्टीरियोल और आर्टीरियोल फर्दर किस में ब्रेक हो? ये भी आर्टीरियोल फर्दर किस में ब्रेक हो गई? कैपिलरी में। कैपिलरी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है इधर। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर ब्लड मतलब शुद्ध पानी, पानी की टंकी से कहां चलाया? आपकी सेल्स में। कहां चलाया? आपकी सेल्स में चलाया। ये सब सेल्स हैं, मतलब कि टिश्यूज हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से ऑक्सीजन ले लिया और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कि CO2 रिच ब्लड को अब आगे निकाल दिया। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरीज को रेड कलर से और वेन्स को, वेनस सिस्टम को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से देखिए ऐसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा ये, इसका नाम होगा वेन्यूल। और वेन्यूल जो है वो आके मिल जाएगा किसमें? वेन में। ये इस तरह से यहां से निकलेगा ऐसे कौन? ये ऐसे निकलेगा वेन्यूल, ठीक है ना। ये ऐसे निकलेगा। तो ये कौन है? ये हैं वेन्यूल्स। कहां से निकल रहे हैं वेन्यूल? सेल से निकल रहे हैं। ये भी वेन्यूल, वेन्यूल और वेन्यूल। जहां पर ये वेन्यूल्स मिल जाते हैं वो कौन है? वेन। तो देखिए जहां पर ये मिल गए इसका नाम क्या है? वेन। वेन। जहां पर ये वेन्यूल मिल गए ये कौन है? वेन। और अब ये वेन्स जो हैं, ये वेन्स देखिए, ये वेन्स और ये वेन्स जहां पर मिल गई, ये वेन और ये वेन जहां पर मिल गई, ये है वेना कैवा। ये है वेना कैवा। वेना कैवा। इधर देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पहुंच गया? वापस हार्ट को। और अभी आगे लंग्स को भेजेगा, प्योर करके फिर लेगा, फिर बॉडी में भेजेगा। ये कहानी लगातार चलती रहेंगी। आर्टीरियल सिस्टम एंड वेनस सिस्टम ये काम करते हैं। कई बार जो वेन्स है ना, ये भी कैपिलरीज में टूटते हैं, पोर्टल सिस्टम में, क्योंकि सेल्स को जो ब्लड आता है वो कैपिलरी से ही आता है, ऑर्गन को। तो चलिए फिलहाल इतनी सी कहानी। देखो ये क्या कर रहा है? ये यहां से प्योर ब्लड ले रहा है। अब सोचो पानी की टंकी से जो मोटी सी पाइप निकल रही वही सीधा लाके आपके घर में छोड़ दे तो क्या होगा? ऐसा तो नहीं करते। आपने देखा वो मोटी सी पाइप जो पानी की टंकी से निकल रही है, आगे चल के 2 मोहल्लों में डिवाइड हो गई, वो तो पतली पाइप में हो गई डिवाइड, 2 अलग अलग एरिया में चली गई। और आगे और जाके देखोगे वो जो पाइप पतली हुई थी, अलग अलग गली में जाएगा तो और पतली हो जाएगी। इस गली में एक पतली सी और इस गली में और पतली सी, और उस गली में अब घरों में सप्लाई होगी तो और पतली पतली पाइप आपके घरों तक पहुंचती है। सबसे मोटी वाली पाइप एओर्टा, जो पानी की टंकी से निकली, जो यहां से निकली। फिर जो अलग अलग एरिया में मोहल्लों में चली गई वो आर्टरी, और आर्टरी जो अलग अलग गली में चली गई वो आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल जो अलग अलग घरों में चली गई इंडिविजुअल, जहां पर हम यूज करेंगे कैपिलरी। तो कैपिलरी जो है वो सेल में पहुंचाती है, घरों में पहुंचाती है। यहां पर यूज करके सोचो आपके घर से जो पाइप निकलता है पानी का, जो आपके बाथरूम से पतली सी पाइप होती है, आपके घर का पानी निकला पाइप से, आपके पड़ोसी के घर का पाइप निकला,
पतली पतली पाइप, ये दोनों पाइप आके मिल जाती है जहां पर गली में, वो मोटी पाइप हो जाती है और वो पाइप आगे बढ़ती है, ऐसे दूसरे मोहल्ले की जो पाइप आती है वो जहां पर मिलती है मोटी सी पाइप हो जाके नाले में छोड़ देती है। यही तो पूरा सिस्टम है यार। यहां से देखो पतली पतली पाइप निकली सेल से, एक सेल से ब्लड निकल रहा है, फिर जहां पर अलग अलग मोहल्ले की मिल गई वो वेन हो गया और सबको इकट्ठा करके ये वेना कैवा के थ्रू कहां पहुंचा दिया, हार्ट में। ये ब्लड वेसल्स है। तो आपने ये पढ़ लिया ब्लड वेसल्स कितनी टाइप के हैं, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज, ये आपने पढ़ा था। ठीक है, किसका ल्यूमेन कम किसका ल्यूमेन ज्यादा, कहां पर प्रेशर कम कहां पर प्रेशर ज्यादा, कौन डीपेस्ट होती है कौन सुपरफिशियल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। इतनी सी कहानी आपने आज पढ़ा है। डबल सर्कुलेशन और ईसीजी, इसमें अब बचता है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी, कि हमारी हार्ट की एक्टिविटी जो है, हार्ट को कैसे रेगुलेट किया जाता है, और उसके साथ डिसऑर्डर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आज यहां तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।